नमस्कार साथियों, मैं सीबी हाड़ा हिंदी शिक्षक राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के मंच पर आप सभी पाठक वर्ग का, श्रोता वर्ग का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे जो विवेचन का विषय है वो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं स्थापत्य रहने वाला है और मैं इस टॉपिक से आपके समक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं उनको सम्मिलित करते हुए प्रामाणिक जानकारियां अपनी तरफ से पूर्ण रूपेण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ये देखिएगा आप। और इस टॉपिक के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पुस्तक का, जो लिखी गई है डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर जी के द्वारा और जिसे प्रकाशित किया है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और प्रामाणिक जानकारियों का अथाह सागर है। मैंने कोशिश की है कि लगभग जानकारियां इसी तरह की प्रामाणिक पुस्तकों से उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न न हो। और लेखक ने, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी ने बहुत ही प्रयास से, बहुत मेहनत से प्रामाणिक तथ्यों को इस पुस्तक में एकत्र किया है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से और उसमें सबसे पहला हम बातचीत करेंगे चित्तौड़ दुर्ग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। देखिएगा, जो चित्तौड़ दुर्ग है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि इसकी जो श्रेणी है दुर्गों की, उसमें से ये गिरि दुर्ग है क्योंकि ये पहाड़ पर अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है जिसका मेसा पठार है। मेसा पठार पर स्थित दुर्ग है ये, इसलिए इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में हम रखते हैं। और इसकी स्थिति कैसी है उस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा। तो आप देखिएगा, इसकी स्थिति जो है वो कुछ इस तरह की है। आप देख, चित्तौड़ दुर्ग को इस तरीके से अगर सैटेलाइट इमेज से हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, और इसकी स्थिति जो है वो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इसके निर्माणकर्ता की अगर यदि बात की जाए तो चित्रांगद मौर्य इसके निर्माण करता है। प्रारंभ में उपनाम इसका राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, खिजराबाद बीच में इसका कर दिया गया था, और विचित्रकूट, ये इसके उपनाम आपको देखने को मिलेंगे। और चित्तौड़गढ़ के बारे में उक्ति प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है क्योंकि ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 8 किमी व चौड़ाई 2 किमी है। क्षेत्रफल के अनुसार यदि अगर बात की जाए तो ये राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस दुर्ग के प्राचीन और मध्यकाल में दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका अत्यधिक सामरिक महत्व है। क्यों चित्तौड़ को इतिहास में बहुत अधिक स्थितियों का, यानी कि युद्धों का और जौहर, इन सब का सामना करना पड़ा, उसके पीछे कारण है ये। इसके बारे में आप देखिएगा, जो दिल्ली से मालवा जाने या गुजरात जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पर ये मध्य में पड़ता है। ये देखिएगा आप, यदि दिल्ली से कोई भी उस समय मालवा, इंदौर, उज्जैन या इधर गुजरात में जाता है तो उसकी स्थिति जो बनेगी वो उसके सेंटर में, यानी कहीं ना कहीं बीच में सेनाओं को विश्राम देने के लिए या किसी अन्य उपयोग में अगर यदि कोई दुर्ग आता है तो वो चित्तौड़ होता है। इसलिए चित्तौड़ को सामना करना पड़ा है बहुत विभीषिकाओं से। हम जब मेवाड़ की बात करेंगे या मेवाड़ के राजवंश के इतिहास की बात करेंगे तो उसमें वीर विनोद ग्रंथ की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद ने करवाया था, जिसके नाम पर इसका पुराना नाम चित्रकोट रखा गया और यही नाम बाद में अपभ्रंश होकर चित्तौड़ हो गया।
इस वंश के अंतिम जो शासक हैं वो मान मोरी हैं और उनके द्वारा निर्मित एक तालाब किले के भीतर आज भी मौजूद है। ये तथ्य आप याद रखें। गुहिल वंशीय फिर बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौरी से 734 ईस्वी में ये दुर्ग जीता। इसके पश्चात ये दुर्ग परमाल राजा मुंज व गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के कब्जे में रहा। इस तरह से इसकी हिस्ट्री बनती है। आगे देखिएगा, 12वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर पुनः गुहिल वंश का अधिकार हो जाता है। इस दुर्ग में अधिकांश निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया है, जो अभी वर्तमान में भी आपको दिखलाई देता है। और कुंभा के समय में ये जो दुर्ग है ये विचित्रकूट के नाम से भी जाना जाता था। इस किले की आकृति जो है वो व्हेल मछली के समान है। ये देखिएगा आप, इसकी अगर यदि आप लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये दूर से या सैटेलाइट इमेज से अगर यदि हम इसे देखें तो ये ऐसा लगेगा जैसे कोई व्हेल मछली हो। तो व्हेल मछली के समान इसकी आकृति दिखाई देती है, ये जो बनी हुई है। और ये राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि इसमें आज भी व्यक्ति रहते हैं और लिविंग फोर्ट की श्रेणी में ये आता है। इतिहास के तथ्यों की बात की जाए तो चित्तौड़ दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं, उन पर भी हम इन्हीं बिंदु पर बातचीत कर लेते हैं। ये देखिएगा, जो तथ्य बनते हैं वो कुछ इस तरह से। प्रथम साका चित्तौड़ दुर्ग में 1303 ईस्वी में होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध के कारण रानी पद्मनी जोहर करती हैं और वीर गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त करते हैं केसरिया करते हुए। अलाउद्दीन का दरबारी कवि अमीर खुसरो इस अभियान में सुल्तान के साथ रहता है और खुसरो ने अपनी किताब तारीख ए अलाई में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। 28 जनवरी 1303 को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना होता है और 6 माह के घेरे के बाद अगस्त 1303 को चित्तौड़ को जीतता है। खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर उसका नाम जीतने के बाद खिजराबाद रखा। लगभग 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ पर खिज्र खां का अधिकार रहता है, जिसने इस अवधि में गंभीरी नदी पर एक पत्थर का पुल बनवाया जो आज भी मौजूद है। ये देखिएगा, इतिहासकार ओझा जी के अनुसार मुस्लिम सार्वजनिक शैली पर बने 10 मेहराबों वाले, ये मेहराबें कहलाती है, इस पुल के निर्माण में संभवतः कई हिंदू एवं जैन मंदिरों को गिराकर उनके पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के कानड़ देव सोनगरा के भाई मालदेव सोनगरा को, जो इतिहास में मूछला मालदेव के नाम से विख्यात है, चित्तौड़ का हाकिम नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसलिए प्रथम साके से संबंधित तथ्य और ये पत्थर का जो पुल है वो आज भी मौजूद है। द्वितीय साके की बात करें हम तो वो होता है 1534 ईस्वी में। यहां से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान देना इस बात को। माता कर्मवती और उनके दोनों बच्चे अल्पवयस्क शासक विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किए जाने के फलस्वरूप ये दूसरा शाखा होता है। इस युद्ध के पूर्व राजमाता हाड़ी रानी कोरमावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। इस अभियान में सुल्तान की सेना का नेतृत्व सुल्तान के सेनापति रूमी खां करते हैं। महाराणा विक्रमादित्य को छोटे भाई उदय सिंह के साथ उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया जाता है और देवलिया के रावत बाग सिंह ने राजपूतों का नेतृत्व किया। राजमाता हाड़ी रानी कर्मावती ने अनेक क्षेत्राणियों के साथ किले में जोहर किया और बहादुर शाह का किले पर अधिकार हो गया। ये जो द्वितीय शाखा होता है वो 1534 में होता है, जो पहला शाखा होता है उनका वो 1303 में होता है। ये दुर्ग इन समस्त घटनाओं का साक्षी रहता है। मित्रों, ये दुर्ग 1567 में पुनः इन घटनाओं को दोहराते हुए देखता है।
तृतीय साका इस दुर्ग में होता है 1567 में। मुगल बादशाह अकबर व राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध के कारण चित्तौड़ को तीसरा साका झेलना पड़ता है। अकबर के आक्रमण के तीन मुख्य कारण इतिहासकार बताते हैं। पहला, मालवा व गुजरात के मार्ग पर स्थित चित्तौड़ का सामरिक महत्व होना। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, महाराणा उदय सिंह द्वारा उस समय मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान करना। इससे अकबर को चित्तौड़ पर आक्रमण करने की एक तात्कालिक वजह मिल जाती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, शक्ति प्रदर्शन। राजपूत राजाओं पर आधिपत्य स्थापित करने में ये अकबर के लिए बहुत जरूरी था। इस तरह से वो 1567 में यहाँ आक्रमण करता है। इस साके का भी वीर विनोद में विवरण दिया गया है। इस युद्ध के दौरान राणा उदय सिंह रानियों व परिवार सहित निकट की पहाड़ियों में चले जाते हैं। किले की सुरक्षा का भार जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया पर आ जाता है, जिन्होंने मुगल सेना से मुकाबले के दौरान अपनी आहुति दी। और राजपूत लल्लाओं ने पत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया। जयमल व पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर उनकी हाथी पर सवार प्रतिमाएं स्थापित करवाई, जो औरंगजेब के समय तक वहां विद्यमान रही। अकबर आसफ खां पर किले की रक्षा का भार सौंपकर अजमेर चला जाता है। तो इस तरीके से चित्तौड़ को 1567 में इस तीसरे साके को झेलना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस ये तो ऐतिहासिक तथ्य घटनाएं जो इस दुर्ग से संबंधित थी, मैंने संक्षेप में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया मित्रों। अब बात करते हैं किले का स्थापत्य और अन्य स्थलों की, कि ये जो हमारा दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग, इसमें स्थापत्य से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण आकृतियां बनी हुई है और वो अपना विशेष महत्व किस संदर्भ में रखती है, उस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा। देखिएगा, किले के प्रवेश के 7 प्रवेश द्वार हैं, ये आप याद रखिएगा। ये जो किला है इसके 7 प्रवेश द्वार है मित्रों, ये देखिएगा। ये पहला द्वार पाडन पोल है। दूसरा द्वार भैरव पोल है, ये जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। इनका इसी दुर्ग में प्रवेश का जो तीसरा द्वार है वो हनुमान पोल है। चौथा जो द्वार है वो गणेश पोल है। पांचवा जो द्वार है वो जोड़ला पोल है। और छठा जो इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है वो लक्ष्मण पोल है। और सातवां जो अंतिम प्रवेश द्वार है वो है राम पोल। तो इस तरह से ये सातों पोल किले के प्रवेश द्वार इस तलहटी से होकर गुजरते हैं। जाने वाले को अगर किले में प्रवेश करना है तो इन द्वारों और तोरण द्वार से होते हुए द्वार के अंदर किले में प्रवेश करना होगा। तो किले के प्रवेश द्वार हैं। इनमें प्रथम अगर यदि हम बात करें तो वो पाटन पोल या पाडन पोल जो सबसे पहले आता है, ये वाला। इसमें जिसके पार्श्व में देवलिया के रावत बाग सिंह का स्मारक है, जो दूसरे साके में जब हमने बात की थी उसमें बहादुर शाह के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये बना हुआ है। और उस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि ये देखिएगा, ये है। और लिखा हुआ है रावत बाग जी का स्मारक, ये इस तरह से है, बैठो पोकण बारने बाघो रावत बीर बीजा साका रोबड़म सेनापति सुधीर। इनके सम्मान में जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक घटनाओं को पुनः जीवंत कर देती है। ये देवलिया के रावत हैं जो दूसरे साके में बहादुर शाह के विरुद्ध वीरगति प्राप्त करते हैं। दूसरा, अगर यदि हम पोल की बात करें जिसकी तरफ हम आगे बढ़ें तो वो है भैरव पोल। और तीसरा है इसके बाद हनुमान पोल। तो ये आप जो देख रहे हैं ये भैरव पोल है और इसके बाद ये जो अगला है ये हनुमान पोल है। इन दोनों ऐतिहासिक दरवाजों के मध्य अकबर की सेना को चने चबवाने वाले अतुल पराक्रमी जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। इस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा। ये बहुत चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं तीसरे साके के। जब अकबर
किले पर आक्रमण करता है और उदय सिंह जी सपरिवार राज परिवार के साथ पास की पहाड़ियों में चले जाते हैं और पूरे युद्ध का भार जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया पर आ जाता है और वो दोनों वीर सेनापति अकबर से लोहा लेते हैं और अकबर उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले पर उनकी मूर्तियां लगवा देता है। उन महान वीरों की जो छतरियां हैं वो यहीं पर बनी हुई है। ये जयमल जी का स्मारक है, यानी कि दूसरे और तीसरे पोल के मध्य जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरियां हैं। ये जो छतरी आप देख रहे हैं ये जयमल जी का स्मारक है और ये जो छतरी आप देख रहे हैं ये कल्ला जी राठौड़ की छतरी है। इसके पश्चात जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे चौथा दरवाजा आपको पार करना होगा और वो चौथा दरवाजा है गणेश पोल। ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर से खंडित है, इतिहास के थपेड़ों ने और काल ने इसको कलवित किया। पांचवा द्वार जो है वो आपका जोड़ला पोल है और छठा जो द्वार आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे दुर्ग में तो वो होगा लक्ष्मण पोल। सातवां और अंतिम दरवाजा जो है वो राम पोल है, वो ये है जिसके सामने मेवाड़ के आमेठ ठिकाने के यशस्वी पूर्वज फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, वो ये है। ये फत्ता सिसोदिया जी की छतरी है। अब हम जैसे ही दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देखिएगा दुर्ग में इनके अलावा और भी दरवाजे हैं। पूर्व की ओर सूरज पोल है, इसे प्राचीन प्रवेश द्वार माना जाता है और इसके पास ही नीलकंठ महादेव का मंदिर भी स्थित है। ये देखिएगा ये सूरज पोल है पूर्व दिशा की तरफ, इसे प्राचीन प्रवेश द्वार माना जाता है इसका और इसके पास ही नीलकंठ महादेव का मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर है नीलकंठ महादेव का। आगे देखिएगा मित्रों, उत्तरी दिशा की जो खिड़की है इस दुर्ग में, क्योंकि कभी कभी ये आ जाता है इसलिए मैं इस पर भी आपका ध्यान चाहूंगा। उत्तरी दिशा की खिड़की लाखोटा की बारी कहलाती है और वो ये है चित्तौड़ दुर्ग में स्थित लाखोटा की बारी ये खिड़की है। तो इस तरह से दरवाजे व द्वार और खिड़कियों की बात मैंने की। कई बार ये ऐतिहासिक जो स्मारक हैं और ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर समय से लोहा लेते हुए खड़ी है, ये क्वेश्चंस बनकर आरपीएससी में एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आगे देखिएगा, ये मैं विजुअल इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके जहन में ये इनकी स्मृतियाँ या इनकी जो छवि है वो स्थायी हो जाए। आगे बढ़िएगा किले में, जैसे ही हमारी यात्रा आगे बढ़ती है तो इसके कुछ प्रमुख स्मारक और दिखाई देते हैं और उनमें प्रमुख है महाराणा कुंभा का महल। महाराणा कुंभा द्वारा मंडन मिश्र की देखरेख में निर्मित विजय स्तंभ, ये बहुत ही चर्चित महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा ये विजय स्तंभ है मित्रों, अक्सर क्वेश्चन आता है इससे। आप देखिएगा ये विजय स्तंभ जो है ये 9 मंजिला है, ये दिखाई दे रहा है आपके लिए समक्ष, ये 9 मंजिला है। महाराणा कुंभा द्वारा मंडन मिश्र इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं। ये 9 मंजिला है, तरह से 9 मंजिला है और ये जो 9 मंजिलें हैं ये 9 निधियों की प्रतीक मानी गई है। इस विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा द्वारा महमूद खिलजी पर सारंगपुर युद्ध जो 1437 में महाराणा कुंभा लड़ते हैं और विजय श्री प्राप्त करते हैं के पश्चात मालवा विजय की स्मृति में बनवाया गया विजय स्तंभ। और इसका जो समय होता है वो 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी के मध्य होता है। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है, क्योंकि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हिंदू देव देवताओं की प्रतिमाओं का भव्य अंकन स्थापत्य में इस विजय स्तंभ पर किया गया है। इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना भी कहा जाता है। को मिलेगा पास में ही जब आप विचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको जलाशय के मध्य शांत स्निग्ध रूप में एक भव्य इमारत खड़ी हुई दिखाई देगी। यह है पद्मिनी महल, एक शांत और खूबसूरत जलाशय पर अवस्थित है। इसके पास ही ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं
ये कुछ इस तरह से, ये है गोरा बादल के महल। ये वो गोरा बादल हैं जो चित्तौड़ के दुर्ग के प्रथम साके में काम आते हैं। इसके पास ही ये देखिएगा, ये गोरा बादल के महल है। अगर यदि इनकी छवि दूर से देखें तो ये अलग अलग एंगल से आपके लिए ये प्रस्तुत किए गए हैं। ये देखिएगा, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, जिसकी ये बिंब आपके बीच मैंने प्रस्तुत किया है, ये महासती स्थान है। ये चित्तौड़गढ़ के राज परिवार का दग्ध स्थान है, यानी शाही शमशान घाट। यहीं पर पास में ही समिद्धेश्वर मंदिर भी है, और वहीं महादेव का कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। अब बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ की। वो ये है, इस तरीके की बहुत ही चर्चित इमारत आप देखेंगे, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों अलग और स्वतंत्र, अलग अलग बनी हुई इमारतें, जिन्होंने अभी चित्तौड़ दुर्ग नहीं देखा है और मात्र किताबों में वो पढ़ रहे हैं तथ्यों को, तो कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पहले जो आपको बताया गया था वो ये है, ये विजय स्तंभ है। और जो अभी जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं आपसे, वो ये कीर्ति स्तंभ है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैन तीर्थंकर ये आदिनाथ को समर्पित है। ये 7 मंजिला इमारत है, और इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजाशाह बघेलवाल ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। तो ये देखिएगा, ये स्थापत्य का एक बेहद ही नायाब नमूना हमारे समक्ष प्रकट होता है। इसका फ्रंट से जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है, और ये है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु के वराह अवतार का कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे हम कुंभश्याम मंदिर भी कहते हैं। ये बहुत ही चर्चित है। फिर आगे देखिएगा, इसके अलावा भी यहाँ पर कुंभश्याम टेम्पल, इसी को ही कहा गया है। नीलकंठ महादेव मंदिर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। समिद्धेश्वर मंदिर भी यही, ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। इसके बाद आप देखिएगा मीरा मंदिर, ये मीरा मंदिर आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, ये तुलजा भवानी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है। श्रृंगार चौरी भी यहाँ पर दिखाई देगी। कालिका माता मंदिर, ये पूर्व में सूर्य मंदिर था, इसको भी मैं आपके समक्ष, ये कालिका माता मंदिर है। इसे ऐसा कहा जाता है, ये कालिका मंदिर, ये दोनों ही दृष्टिकोण से आपके बीच प्रस्तुत किया है। ये पूर्व में सूर्य मंदिर था। सतबीज देवरा, ये जैन मंदिर है। 27 जैन मंदिर यहाँ पर है। और आगे देखिएगा, तुलजा भवानी का मंदिर भी यहाँ पर है। वो ये कुछ इस तरीके से तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया था। ये देखिए, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके बारे में आपसे, ये कालिका माता मंदिर है। ये श्रृंगार चौरी, जिसके बारे में, ये जैन मंदिर है। ये आप जानते ही हैं, ये कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ। और इसके बाद ये है फतेह प्रकाश महल, जिसे अभी वर्तमान में म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। इसका ये फ्रंट व्यू है। और इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया। मित्रों, बहुत जल्द मैं आपको अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।